हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी जब हम जिला, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अधिवेशनों में व्यस्त हैं, मेहमान आए हुए हैं, मिशनरियों का इंटरव्यू लेना है, हमें भाषण तैयार करने हैं, सर्किट सम्मेलन का कार्यक्रम शुरू होने में कुछ महीने लगेंगे। हम आज शाम इस सब के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप कृपया करके मेरे साथ नीतिवचन अध्याय 15 निकालिए। हम एक सिद्धांत पर गौर करेंगे जो आने वाले सम्मेलन में हर बार नई आउटलाइन मिलने पर हमारी मदद करेगा। नीतिवचन 15 का 28 कहता है, नेक इंसान जवाब देने से पहले मन में सोचता है। और देखिए कि उसी के फुटनोट में क्या लिखा है कि ध्यान से सोचता है कि किस तरह जवाब दूं, मगर दुष्ट अपने मुंह से बुरी बातें उगलता है। यानी अच्छा भाषण देने के लिए सोचना पड़ता है। यही वजह है कि मई 14 को मिला खत और सेवा स्कूल किताब का पेज 51 हमसे कहता है कि आउटलाइन मिलते ही हमें उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। शीर्षक पर ध्यान दीजिए, उपशीर्षकों पर भी। मुख्य मुद्दों को पहचानिए और हर मुख्य मुद्दे में दी क्रियाओं को अलग कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि मुख्य वचनों को किस तरह लागू करना है? रोजमर्रा के काम करते वक्त आउटलाइन पर मनन कीजिए। पहली बार अपना भाषण पेश करने से पहले अभी आपके पास कुछ महीने हैं जिनमें आपको मॉर्निंग वर्शिप के दौरान या अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए आए मेहमानों से कई बातें सुनने को मिलेंगी। शायद आपको उनसे कोई ऐसी बात सुनने को मिले कि वो शांति बनाए रखने के लिए किस हद तक गए। शायद एक साधारण सी बात हो सकती है, या फिर एक ऐसी बात भी हो सकती है जो आपके 1 घंटे के भाषण के किसी मुख्य मुद्दे को उजागर करने के लिए बहुत काम आए। लेकिन जब तक आप पहले से आउटलाइन पर मनन करने के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि किस बात को आप अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। तो क्या करना है? क्या हम फटाफट अपने कंप्यूटर पर रिसर्च करने में जुट जाएं? ऐसा करना अच्छी बात है, लेकिन याद कीजिए कि स्कूल किताब के पेज 33 पर क्या कहा गया है। यहाँ कहता है, खोजबीन में जुटने से पहले एक पल रुककर अपने सुनने वालों के बारे में सोचिए। आप जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में उन्हें पहले से कितनी जानकारी है? उन्हें क्या जानना चाहिए? फिर सोचिए कि आपका मकसद क्या है। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो आपको उसके दिल तक पहुंचना होगा। इसका मतलब है सुनने वालों के सामने एक लक्ष्य रखना और फिर उस पर चलने की ख्वाहिश पैदा करना। तो क्या अब आप खोजबीन करना शुरू कर सकते हैं? अभी नहीं। देखिए कि आपको कुल कितनी जानकारी की जरूरत है। इसके लिए आपको समय को ध्यान में रखना होगा। समय का ध्यान रखने के लिए आप अपने भाषण को शब्द ब शब्द कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला तब मिला होगा जब आपको मॉर्निंग वर्शिप में बाइबल झलकियां पेश करने के लिए कहा गया था। हिंदी में अगर आप कंप्यूटर पर मंगल फॉन्ट में 12 साइज रखें तो एक पेज में करीब 34 लाइनें आती हैं। इन 34 लाइनों को पढ़ने के लिए आपको लगभग 3.5 मिनट लगेंगे। अगर आप इस साल की 30 मिनट या 60 मिनट वाली कोई आउटलाइन लें और उसमें दी बातों को इसी हिसाब से टाइप करें तो आप पाएंगे कि आपका आधा भाषण तो आपके लिए पहले से ही लिखा जा चुका है। वाह! अब बस हमको इतना करना है कि अपनी खोजबीन से कुछ लाइनें निकालकर आउटलाइन में डालनी है और काम हो गया, भाषण तैयार। क्या बात है ना? हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे सुनने वालों में कदम उठाने की प्रेरणा जागेगी? गलतफहमी में मत रहिए। सब कुछ लिखकर पढ़ने से आप सहजता से भाषण नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस तरह सब कुछ लिख लेने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि खोजबीन करके आप और कितनी जानकारी भाषण में जोड़ सकते हैं। अब जब हमने भाषण का मकसद पहचान लिया, सुनने वालों की ज़रूरतों पर ध्यान दे दिया, हमने आउटलाइन में से मुख्य वचन चुन लिए और ये भी तय कर लिया कि हमें कितनी जानकारी चाहिए, तो अब जाकर ही हम कुछ अनमोल रत्न खोज निकालने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें कैसे खोजेंगे? खोजबीन करने में हम कंजूसी नहीं कर सकते। हमें जितनी जानकारी की जरूरत पड़ेगी हमेशा हम उससे ज्यादा जानकारी खोजबीन करके ढूंढ निकालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनने वालों पर इस सारी जानकारी की बौछार करने वाले हैं। फिर भी हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके उसमें से अनमोल रत्न खोज निकालने के लिए जो मेहनत करते हैं वो बेकार नहीं जाएगी। नीतिवचन 14 का 23 कहता है, मेहनत के हर काम से फायदा होता है। जानकारी को खोजने में मेहनत करने से
हमें ये यकीन हो जाता है कि हमने जो ढूंढा है उससे सुनने वालों को जरूर फायदा होगा। लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास सिर्फ तय वक्त है, इसलिए हम सही तरीके से खोजबीन कैसे कर सकते हैं? वॉच टावर लाइब्रेरी इस्तेमाल करते वक्त खोज के कॉलम में कोटेशन मार्क और एस्ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए कि एक ही वक्त पर आप खोज करने के कई विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वॉच टावर लाइब्रेरी के हेल्प सेक्शन में जाइए और खोजबीन के लिए शब्द के बारे में पढ़िए। ऐसी खोजबीन की एक मिसाल लीजिए। मान लीजिए आप कुछ आयतों से खास बातों के बारे में खोजबीन करना चाहते हैं, जैसे अपने भाई से सुलह कर, या जो बुद्धि स्वर्ग से मिलती है, या आज्ञा मानने के लिए तैयार। आयत के इन शब्दों को कोटेशन मार्क या उद्धरण चिन्हों के साथ टाइप कीजिए और फिर एक स्पेस के बाद शब्द समझ एस्ट्रिक के साथ लिखिए। इससे इस शब्द से मिलते जुलते कई शब्द आपके सामने आएंगे, जैसे समझना, समझा, समझाना, समझाया। आप एक ही सर्च कॉलम में कई शब्दों के साथ खोजबीन कर सकते हैं। जैसे इसी के साथ आप सच एस्ट्रिक, उदा एस्ट्रिक, मह एस्ट्रिक, जल्द एस्ट्रिक, अध्य एस्ट्रिक, जान एस्ट्रिक, खोज एस्ट्रिक ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सबको एक साथ भी डाल सकते हैं। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, पैराग्राफ में खोजबीन कीजिए, लेख में खोजबीन कीजिए। ढेर सारी जानकारी है, स्क्रीन पर बाईं तरफ आने वाले शीर्षकों पर ध्यान दीजिए। पूरा लेख पढ़ने का समय नहीं है, आखिर में दिए सवाल पढ़िए। ये अध्ययन लेख नहीं है, उपशीर्षक पढ़िए। ज्यादा उपशीर्षक नहीं है तो हर पैराग्राफ की शुरुआत में जो पहली लाइन दी है उसे पढ़िए। ये सब करने से आप तेजी से खोजबीन कर पाएंगे। और क्योंकि हम पहले ही आउटलाइन पर मनन कर चुके हैं तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए और उस पर नजर पड़ते ही हम उसे पहचान लेंगे। जब तक आपको काम की जानकारी नहीं मिल जाती, हार मत मानिए। यीशु एक लाजवाब शिक्षक क्यों था? ये सवाल 1 सितंबर 2002 की प्रहरी दुर्ग के पेज 8 के पैराग्राफ 3 में किया गया था, जिसके जवाब में 2 बातें थी। यीशु जो सच्चाइयां सिखाता था उनसे उसे प्यार था, और वो जिनको सिखाता था उनसे भी प्यार करता था। अगर हमें हमारी जानकारी से अभी तक प्यार नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमने उसे अब तक अच्छी तरह नहीं जाना है। अब दूसरी तरफ शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे पूरी जानकारी से प्यार है, आउटलाइन में जो 3-4 पेज हैं सबसे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे दिए गए समय के अंदर कैसे सिखाऊं। ऐसा है तो याद कीजिए कि आपकी हर आउटलाइन के आखिर में एक हिदायत दी होती है। लिखा होता है, दिए गए सभी वचनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही ये जरूरी है कि वक्ता हर छोटे मुद्दे पर चर्चा करे। ना ही जरूरी है कि वक्ता हर छोटे मुद्दे पर चर्चा करे। आपकी सभी आउटलाइन ऐसा नहीं कहती, लेकिन जो 2 आपको इस साल मिली हैं जरूर ऐसा कहती हैं। और ये भी याद कीजिए कि स्कूल किताब के पेज 54 पर भाषण देने वाले के फैसले शीर्षक के नीचे क्या लिखा है। ये मत सोचिए कि आपको हर छोटे मुद्दे पर बराबर जोर देना है। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आपको किन छोटे मुद्दों को खोलकर समझाना है और किन्हें थोड़े शब्दों में बताना है या उनका महज जिक्र करके छोड़ देना है? खुद से पूछिए, किन मुद्दों से मेरे सुनने वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा? किन मुद्दों पर ज्यादा जोर देने से मैं भाषण का जरूरी संदेश अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकूंगा? किसी आयत और उससे जुड़े मुद्दों का जिक्र ना करने से क्या पेश की गई दलीलें कमजोर पड़ जाएंगी? ये भाषण देने वाले के फैसले हैं। गैर जरूरी मुद्दों को निकालने से डरिए मत। 3 छोटे मुद्दों को मिलाकर एक बना दीजिए। इससे आउटलाइन का अपमान नहीं होगा और आप अपना मुद्दा भी सिखा पाएंगे। घबराइए मत, ये कोई घोर पाप नहीं है। आप में से कुछ को याद होगा कि सर्किट सम्मेलन की रिहर्सल के दौरान भाषण खत्म होने के बाद जिला निगरान आपसे कहता था, संगठन से हमें जो कार्यक्रम का खत मिला है उसमें कुछ ऐसा ऐसा लिखा है और मुझे लगता है कि आपने शायद 2-3 शब्दों को थोड़ा बदल दिया है। क्या आप उन शब्दों को ठीक वैसे ही बोल सकते हैं जैसे वे संगठन से मिले कार्यक्रम खत में लिखे हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को इसी तरह ट्रेनिंग मिली है। सालों पहले जब हम जिला अधिवेशन में जाते थे, वहां एक भाई की जिम्मेदारी ये होती थी कि हर मैन्युस्क्रिप्ट और आउटलाइन को वक्ता के साथ साथ देखता रहे। वो समय का ध्यान रखता था ताकि भाषण देने के मामले में हमसे कोई पाप न हो जाए। 2015 में न तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट रही और न वो भाई। आप ऐसे वक्ता हैं जिन पर हमें भरोसा है और यही कारण है कि आप इस कमरे में हैं और हमारा काम है बस लोगों को सिखाना।